स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो 5 है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेल के कंपोनेंट पे रहेगा कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक है अपना कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के अंदर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या लेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड, सेल वॉल। फिर उसके बाद में अपन करेंगे साइटोप्लाज्म की स्टडी। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद में क्या होता है अपन बात करेंगे न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म के अंदर मैनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उन सब की स्टडी अपन किस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर करेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे आप ये जो सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी कुछ आइडेंटिटी कर पाए। इसके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बनाते हैं एक ऐसे इरेगुलर फॉर्म, ऐसी फॉर्म, ये आप कैसी भी बना सकते हो। ठीक है, ये सबसे बाहर की तरफ होती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स के अंदर एक बाहर आउटर साइड में और रफ फॉर्म पाई जाती है, हार्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है। दिस हार्ड फॉर्म इज नॉन एज द सेल वॉल्स। एनिमल सेल्स में नहीं होती सेल वॉल, प्लांट सेल्स में होती है। सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक और स्फेरिकल फॉर्म प्रेजेंट होती है। सेल के बिल्कुल सेंटर में जो स्फेरिकल फॉर्म प्रेजेंट है, दिस फॉर्म इज नॉन एज द न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन में जेली लाइक सब्सटेंस इज नॉन एज द साइटोप्लाज्म। In the cytoplasm present the many structures is known as the organelles. अब ऑर्गेनल्स के नाम अलग अलग है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल है ना, ये अपन बाद में इनकी स्टडी करते जाएंगे। वैसे आपको तो ध्यान में रखना है, ये सबसे बाहर प्लांट सेल्स की बात करें तो सबसे बाहर है सेल वॉल। एनिमल की बात करेंगे तो सबसे बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सभी क्या हो गए, ऑर्गेनल्स हो जाते। चलिए, फिर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इसकी स्टडी करेंगे आज। क्या है सेल मेम्ब्रेन? आपको देखो, जब अपन ने फर्स्ट क्लास की थी, है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फिर एक अपन ने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल भी किया था जिसके अंदर मैंने आपको ओनियन से एक थिन लेयर निकाल के दिखाई थी। तो जैसी थिन लेयर ओनियन से निकली थी उतनी ही थिन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बाहर की तरफ थिन यानी आउटर थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है। किसकी बनती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। यानी आउटर थिन लेयर, आउटर थिन ट्रांसपेरेंट लेयर is known as the cell membrane. Outer thin transparent layer surrounded the cell is known as the cell membrane. यानी सेल के बाहर ट्रांसपेरेंट आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। फिर अपन बताते हैं, यानी ये बात अपनी हो चुकी, किसकी क्या बनी हुई होती है। फिर उसके बाद में अपन ये बताएंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अब ये देखिए, मैं यहाँ बना दूँ एक बार सेल मेम्ब्रेन। एक ये है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो सेल के अंदर, जैसे देखिए मान लीजिए ये सेल, तो सेल के अंदर सब्सटेंस को अलाउ टू परमिट फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट।
कि कौन से सब्सटेंस सेल्स के अंदर जाएंगे, कौन से सब्सटेंस सेल से बाहर आएंगे, इन सबको परमिट देने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउ टू परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। सो सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट करने के लिए क्या करती है, अलाउ करने का काम इसी का होता है। दूसरी बात ये कि अब अपन बात करते हैं कि जो सेल में, इतनी बात आपके साथ समझ में आ गई होगी। चलिए फिर उसकी एग्जिट और एंट्री ध्यान में रखना, इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर ये क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम आते तो समझ जाओगे सेल के सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रही हूँ कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और वो क्वेश्चंस आपको मेरे पर्सनल नंबर पे उसके आंसर सेंड करने होंगे सभी स्टूडेंट्स को विथ द नेम, जिसकी वजह से आप क्लास में प्रेजेंट हो क्या, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। चलिए ये बात हो गई आपकी इतनी क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं कि किसकी बनती है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए परमिशन देती है। तो अलाउ टू परमिट फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या करती है। ठीक है, चलिए सेल मेम्ब्रेन एक तो फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, ध्यान में रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। आल्सो enables to the cell of engulf the food other materials from the external environment। कैसी होती है सेल, फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे बाहर से जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है, इनको अपने फूड की फॉर्म में भी ले लेती है। देखिए अगर सेल्स जो होगी वो क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है। जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर कोई फूड आया है तो ये फूड इसको यहाँ से क्या करेगा, टच करेगा ना, तो टच करेगा तो ये क्या करेगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ। फूड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाता है फूड। फिर ये बिल यहाँ से टूट गई ना, तो टूटा हुआ जो पार्ट है वापस से जुड़ भी जाता है, रिपेयर भी करती है। ये फूड कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और ये लीजिए ये और फूड अंदर चला गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये फूड को क्या लेती है, अंदर भी लेने का काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। यानी ये डायरेक्ट फूड को क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है। अब फूड अंदर गया है ना, देखिए फूड अंदर गया तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फूड को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर अंदर की तरफ लेना। इनटेक द फूड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज द एंडोसाइटोसिस। ध्यान में रह जाएगा ना, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड को क्या लेती है, अंदर लेती है। अगर अनयूजफुल सब्सटेंस को बाहर निकालना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्जोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, एक्जोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस से फूड को अंदर लेती है, एक्जोसाइटोसिस के थ्रू फूड को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। जैसे देखो अंदर लेने वाला तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे लेती है। फिर अपन बात करते हैं कि अगर जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू अगर गैस का एक्सचेंज होता है तो एक मेथड से डिफ्यूजन, इसके फंक्शन कर रहे हैं अपन, ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, द गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर
कंसंट्रेशन कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे आपने कही, जैसे एक बात कहूं, ये एक रूम है, इसको चारों तरफ से, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को चारों तरफ से पैक कर दिया, केवल एक छोटा सा पोर है, इस पोर के थ्रू अब इस रूम में गैस नहीं है ना, खाली कोई गैस नहीं है। अब अपन बाहर से अगर इस पोर के थ्रू इस रूम के अंदर क्या डाले, गैस डाले, यानी इस यहाँ पे तो गैस है ज्यादा और यहाँ पे गैस क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ से गैस को इस बॉक्स के अंदर डाला जाएगा तो कुछ समय के बाद ये पूरा जो बॉक्स होगा ये किससे फिल हो जाएगा, गैस से फिल हो जाता है। तो यहाँ गैस क्या थी, ज्यादा, यानी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ गैस क्या है, कम, यानी लोअर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। तो गैस का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर CO2 और O2 का जो एक्सचेंजमेंट होता है वो भी किस मेथड से होता है, डिफ्यूजन मेथड से होता है। जैसे देखिए, मैं इसका एग्जांपल आपको एनिमल से लेती हूँ कि जैसे एक अमीबा लेते हैं अपन, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ना अमीबा, ऐसे ये अमीबा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये वॉटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, वो ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली अपन। तो अपन बात करते हैं कि अमीबा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम, यानी अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फूड के डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से क्या बनती है, CO2 बनती है, और बाहर क्या जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मोर है बाहर, क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि देखिए, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, कम। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। CO2 के मॉलिक्यूल्स अंदर ज्यादा है तो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। तो यानी कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द डिफ्यूजन मेथड। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। चलिए फिर अपन बात करते हैं, एक वर्ड लेते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ देखिए, मैं यहाँ बना दूं प्लाज, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने बताया था, रूम की बात बताई थी, तो वहां कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी ना। लेकिन देखिए, ये दो सेल से एक सेल सी रही और एक सेल सी रही, या वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, ठीक है, यहाँ वाटर क्या है, कम। अब देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स का वहां तो क्या कंडीशन थी, गैस के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्लाज्मा में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना ओस्मोसिस होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंस को तो अलाउ करती है अंदर जाने के लिए ना, तो वही है। तो आपको ध्यान में रह गया होगा, बस कंडीशन लगा देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ओस्मोसिस। अब देखिए, जो ओस्मोसिस की अपन बात करते हैं तो ओस्मोसिस 2 टाइप्स का लेते हैं, लेकिन इससे टाइप्स बताने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स है वो क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक तो अपन वर्ड यूज करते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक वर्ड
अपन यूज करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक यूज करेंगे अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये 3 वर्ड यूज करेंगे। देखिए अब सॉल्यूशन किससे मिलता है पहले वो बता दो एक बार। सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अपन एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर वाटर डाल लिया। क्या डाल लिया इसके अंदर, अपन वाटर डाल लेते हैं किसके अंदर, बीकर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो ज्यादा अमाउंट में जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, अपन क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी यहाँ सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर हो गया। ऊपर से शुगर ऐड कर रहे हैं अपन, क्या ऐड करते हैं, शुगर। तो ऊपर से जो ऐड किया उसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ध्यान में रखोगे जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ऊपर से जिसको ऐड किया जाता है वो सोल्यूट होता है। दोनों को मिक्स कर दे तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए आइसोटोनिक में क्या होगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की अमाउंट बराबर होती है। ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो हो ज्यादा और ऊपर से जो डाला जाता है यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम। यानी कि यहाँ का सॉल्यूशन कैसा मिलेगा आपको, डाइल्यूट मिलेगा, पतला मिलेगा। यानी वाटर ज्यादा है, सीधी सी बात आप ध्यान रखना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो वो तो क्या हो गया, हाइपोटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कम हो वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक। यानी यहाँ पे वाटर क्या कम। जैसे अपन बात करते हैं जेली के अंदर वाटर क्या होता है, कम होता है ना, तो वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। या बता सकते हो सॉल्वेट होगा कम, सोल्यूट होगा ज्यादा। हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्वेंट होगा ज्यादा, सोल्यूट होगा कम। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्वेंट कम होता है यानी वाटर कम होता है, हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा होता है। आइसोटोनिक के अंदर दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। चलिए तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं अगर कोई सेल है, जैसे पहले यहाँ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा एक सेल डाल दी, प्लांट सेल्स डाल देते अपन, ऐसे डाल देते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या ले ले, आइसोटोनिक ले ले, तो इस सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो जैसी सेल डालिए वैसी ही रहेगी। यही से आपको और बातें भी सामने आ जाएगी, ओस्मोसिस के टाइप्स आ जाएंगे यहीं पे। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट, किशमिश डाल दी। आप मोस्टली घर पे देखते हो तो देखिए बाहर की तरफ वाटर ज्यादा है और अंदर ड्राई है, तो इस पार्ट्स के अंदर वाटर क्या होगा, कम। तो बाहर से वाटर कहाँ चला जाएगा, अंदर चला, क्यों बाहर ज्यादा है ना, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। उसके बाद में जब वाटर अंदर गया है तो ये सेल क्या हो जाएगी, ये फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल यानी फूल जाती है ये सेल। इस टाइप का जो ऑस्मोसिस हुआ है उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस कि एंडोऑस्मोसिस में क्या किया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जिससे वाटर अंदर की तरफ मूव करता है और जो सेल है वो फूल जाती है, इज नॉन एज द एंडोऑस्मोसिस। जैसे आप अपने घर पे करते हो, किशमिश है, बादाम होती है, इन सबको वाटर के अंदर 1 नाइट के लिए डिप करके छोड़ देते हो। जब आप सुबह देखते हो तो बिल्कुल फुली हुई दिखाई देती है, सॉफ्ट दिखाई देती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए फिर अपन क्या बात करते हैं, एक बीकर के अंदर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेंगे,
हाइपरटोनिक का क्या मतलब हुआ? जेली चाशनी जिसमें वाटर कम हो और अंदर की तरफ अपना उबला हुआ आलू डाल देते हैं, बॉइल्ड पोटेटो डाल दिया, बॉइल्ड पोटेटो डाल देते हैं। यानी सीधी सी बात ये कि ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं इसमें बाहर की तरफ तो वाटर कम हो और अंदर की तरफ वाटर क्या हो? ज्यादा हो। अब क्या हुआ? अंदर वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है, इसीलिए वाटर कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। आ गया बाहर की तरफ। बाहर की तरफ वाटर आने की वजह से ये जो सेल्स थी ये कैसी हो गई? ये श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। सेल क्या हो जाती है? श्रिंक। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आए हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ गए हैं, तो ये कौन सा बन गया? एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के 2 टाइप होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल सेल से अंदर जा रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं। एक्सोऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गया? बाहर आ जाता है। सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं। इसके अंदर सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। तो ये टॉपिक किसका था? ऑस्मोसिस का टॉपिक था। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स होती है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, ऑस्मोसिस फंक्शन हो गया, डिफ्यूजन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एक्सोसाइटोसिस से सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है, एंडोसाइटोसिस से फूड सब्सटेंस को अंदर ले लेती है। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये फ्लेक्सिबली भी होती है, साथ में रिपेयरिंग करने का काम भी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक सेल की शेप को बनाए रखने का काम भी किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल और उसके आउटर एनवायरनमेंट के बिटवीन रिलेशंस को बनाए रखने का भी काम करती है। तो ये आज की क्लास थी। अब क्वेश्चन सुनिए। आपका क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई? ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? इसका आंसर विथ द नेम मेरे पर्सनल नंबर पे देना है, जिससे एक तो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी कि आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो।